नमस्कार। आज हम रॉबर्ट कियोसाकी की बहुत ही मशहूर किताब रिच डैड पुअर डैड के जो आइडियाज हैं उनकी थोड़ी गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास इस किताब का एक सारांश है और देखिए कोशिश यही रहेगी कि पैसे को लेकर जो एक सोच बदलने की बात ये किताब करती है ना, उसके जो मुख्य पहलू हैं उन्हें हम टटोले और समझें। ये सवाल तो अक्सर मन में आता ही है कि क्यों कुछ लोग मतलब काफ़ी पढ़े लिखे हैं, मेहनती भी हैं, फिर भी पैसों के लिए संघर्ष करते रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हैं जिनकी शायद औपचारिक शिक्षा उतनी न हो पर वो अच्छी खासी संपत्ति बना लेते हैं। तो लगता है कि मामला सिर्फ कमाई का नहीं है, शायद सोच का ज्यादा है। तो चलिए इसी सोच के ताने बाने को थोड़ा खोलते हैं। कियोसाकी की कहानी में, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, दो पिता जैसे किरदार हैं। एक तो उनके अपने पिता थे जिन्हें वो पुअर डैड कहते हैं। काफी पढ़े लिखे थे, पीएचडी थे, सरकारी नौकरी में थे, लेकिन आर्थिक रूप से हमेशा थोड़े असुरक्षित से महसूस करते थे। उनका एक ही मंत्र था, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। और फिर दूसरे थे उनके दोस्त माइक, उनके पिता, जिन्हें वो रिच डैड कहते थे। इन्होंने 8वीं कक्षा के बाद ही पढ़ाई छोड़ दी थी, पर अपना बड़ा कारोबार खड़ा किया और आर्थिक रूप से बहुत सफल हुए। इनकी सोच वो एकदम अलग थी। हाँ, वो कहते थे पैसे के लिए काम मत करो, पैसे से अपने लिए काम करवाओ। और ये जो विरोधाभास है यही कहानी की नींव है ना? हाँ बिल्कुल। और ये सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, ये असल में दो अलग अलग वित्तीय दर्शन मतलब फाइनेंशियल फिलॉसफीज का टकराव है। एक तरफ तो वो पारंपरिक रास्ता है, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छी नौकरी पाओ, तनख्वाह पर निर्भर रहो, सुरक्षा ढूंढो। और दूसरी तरफ एक कह सकते हैं उद्यमी वाली सोच है, वित्तीय शिक्षा पर जोर, संपत्ति बनाने पर फोकस और पैसे को एक टूल की तरह इस्तेमाल करना सीखना। तो पुअर डैड की दुनिया में पैसा जैसे मंजिल था, रिच डैड की दुनिया में वो एक साधन था। दिलचस्प। तो रिच डैड का जो पहला और सबसे बुनियादी सबक था वो यही था कि ये सीखो कि पैसा तुम्हारे लिए कैसे काम करे, बजाय इसके कि तुम सारी जिंदगी पैसे के लिए ही काम करते रहो। मुझे याद है किताब में कियोसाकी ने जब बचपन में रिच डैड से पूछा था कि अमीर कैसे बने, तो उन्होंने सीधा जवाब नहीं दिया था, बल्कि उन्हें काम पर लगा दिया, और वो भी बहुत ही कम पैसों में, ताकि वो इस सबक को ना अनुभव से सीखें, खुद महसूस करें। हाँ, इसका मतलब क्या हुआ व्यवहारिक तौर पर? मतलब आमतौर पर तो लोग तनख्वाह पाते हैं, फिर बिल भरते हैं, कुछ सामान खरीदते हैं और महीने के अंत में फिर से तनख्वाह का इंतजार करने लगते हैं। जी, इसी को कियोसाकी चूहा दौड़ या रैट रेस कहते हैं। बिल्कुल। इसके बिल्कुल उलट अमीर लोग अपना समय और पैसा वो एसेट्स बनाने में लगाते हैं, परिसंपत्तियां। हाँ, और यहाँ एसेट्स की जो परिभाषा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये पारंपरिक अकाउंटिंग से थोड़ी अलग है। अच्छा। कियोसाकी के हिसाब से एसेट वो कोई भी चीज है जो आपके जेब में पैसा डाले, और वो भी बिना आपके लगातार सक्रिय रूप से काम किए। अच्छा। जैसे किराए पर दी हुई प्रॉपर्टी हो गई, या डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स, या फिर कोई ऐसी बौद्धिक संपदा जिससे रॉयल्टी आती हो। और इसके विपरीत लायबिलिटी वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि एक महंगा सा घर जिसमें आप खुद रह रहे हैं और जिसकी मोटी ईएमआई भर रहे हैं, हाँ, वो रेज रेट की परिभाषा के हिसाब से एसेट नहीं है, वो लायबिलिटी है, क्योंकि वो पैसा ले रहा है, दे नहीं रहा। बिल्कुल। लेकिन वही घर अगर किराए पर चढ़ा दिया जाए और किराया ईएमआई से ज्यादा आने लगे तो शायद वो एसेट बन सकता है। ये फर्क समझना तो वाकई बहुत जरूरी है। एकदम। और यही वित्तीय साक्षरता उनका दूसरा सबक है, फाइनेंशियल लिटरेसी। अक्सर लोग सोचते हैं कि बस ज्यादा पैसा कमा लो तो अमीर बन जाएंगे, लेकिन कियोसाकी इस बात पर जोर देते हैं कि पैसे को संभालना और उसे बढ़ाना सीखना कमाने से भी ज्यादा जरूरी है। होता क्या है कि वित्तीय निरक्षरता के कारण ज्यादा आय भी अक्सर ज्यादा खर्चों में बदल जाती है और लोग उसी चूहा दौड़ में फंसे रह जाते हैं। बस शायद उनका पिंजरा थोड़ा बड़ा हो जाता है। हाँ, ये बात तो है। और ये सोचने वाली बात भी है कि हमारे स्कूल हमें दुनिया भर की चीजें पढ़ाते हैं, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, पर पैसा कैसे मैनेज करना है, निवेश क्या होता है, एसेट और लायबिलिटी में क्या फर्क है, ये सब क्यों नहीं सिखाते? हाँ, कियोसाकी इसी फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी को गरीबी और जो मध्यवर्गीय संघर्ष है उसका एक बड़ा कारण मानते हैं। हाँ, और ये सिर्फ जानकारी का अभाव नहीं है, ये मानसिकता का भी सवाल है। देखिए, वित्तीय साक्षरता आपको सिर्फ ये नहीं सिखाती कि पैसा कैसे काम करता है, ये आपको ये भी सिखाती है कि जोखिम को कैसे समझें, अवसरों को कैसे पहचानें और डर को कैसे काबू में रखें। ये आपको सिर्फ एक उपभोक्ता मतलब कंज्यूमर बने रहने के बजाय एक निवेशक, इन्वेस्टर बनने की सोच देती है।
और इसी निवेशक वाली सोच से जुड़ा हुआ है उनका तीसरा सबक, अपने काम से काम रखो, मतलब माइंड योर ओन बिजनेस। यहाँ बिजनेस का मतलब नौकरी छोड़ना नहीं है ना? नहीं। इसका मतलब है कि अपने एसेट कॉलम पर ध्यान दो। आपकी नौकरी तो आपका पेशा है, प्रोफेशन है, वो आपका बिजनेस नहीं है। आपका बिजनेस वो संपत्तियां हैं जो आपके लिए पैसा कमा रही हैं। बिल्कुल। तो सलाह यह है कि अपनी नौकरी से जो भी आमदनी हो रही है उसे सिर्फ खर्चों में और लायबिलिटीज खरीदने में ही मत उड़ा दो, बल्कि उसका इस्तेमाल करो धीरे धीरे अपना एसेट बेस बनाने में। हाँ। चाहे वो स्टॉक मार्केट में छोटा निवेश हो या रियल एस्टेट में कुछ हो या कोई छोटा मोटा साइड बिजनेस शुरू करना हो जो आपको पैसिव इनकम दे सके। पैसिव इनकम? हाँ। पैसिव इनकम मतलब ऐसी आय जिसके लिए आपको लगातार एक्टिवली काम ना करना पड़े। ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल नजरिया है। ये कहता है कि आप अपनी जो मौजूदा आय का स्रोत है उसे बनाए रखते हुए भी भविष्य की वित्तीय स्वतंत्रता की नींव रख सकते हैं। ये कोई रातों रात अमीर बनने की स्कीम नहीं है। ये एक अनुशासित प्रक्रिया है, एक डिसिप्लिन्ड प्रोसेस है। और धीरे धीरे जब आपके एसेट्स से आने वाली इनकम आपके खर्चों से ज्यादा हो जाती है, तब आप सही मायने में आर्थिक रूप से स्वतंत्र होते हैं, फाइनेंशियली फ्री। हाँ। भले ही आप तब भी अपनी पसंद की नौकरी करना चाहें तो करें, लेकिन आपकी सुरक्षा नौकरी पर निर्भर नहीं रहती, वो आपके अपने एसेट्स पर आ जाती है। सही कहा। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं चौथे सबक की तरफ। ये टैक्स और कॉर्पोरेशन की ताकत के बारे में है। ये सुनने में थोड़ा तकनीकी लग सकता है, पर सारांश कहता है कि अमीर लोग टैक्स के नियमों को समझते हैं और उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करते हैं, जबकि आम लोग अक्सर इनसे या तो अनजान होते हैं या फिर डरते हैं। इसमें एक मुख्य बात ये बताई गई है कि जो कर्मचारी होते हैं वो पहले कमाते हैं, फिर उस कमाई पर टैक्स देते हैं और फिर जो पैसा बचता है उससे खर्च करते हैं। हाँ। जबकि जो लोग कॉर्पोरेशन या कंपनी बनाकर काम करते हैं वो अक्सर पहले अपने व्यापार से जुड़े जो जरूरी खर्च होते हैं वो करते हैं और फिर जो मुनाफा बचता है उस पर टैक्स देते हैं। इससे उनकी जो टैक्सेबल इनकम है वो कम हो जाती है। यहाँ ये साफ करना बहुत जरूरी है कि ये टैक्स चोरी यानी टैक्स इवेजन की बात नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ढांचा है, उसका समझदारी से इस्तेमाल करने की बात है। कंपनियां अपने कई खर्चों को, जैसे यात्रा का खर्च, कुछ हद तक खाने पीने का, ऑफिस के उपकरण वगैरह, इनको वैध व्यवसायिक खर्चों के रूप में दिखा सकती हैं। अच्छा। जो एक सामान्य वेतन पाने वाला कर्मचारी नहीं कर सकता। और ये व्यवस्था इसलिए है क्योंकि सरकारें व्यवसायों को प्रोत्साहित करना चाहती हैं ताकि वो अर्थव्यवस्था में योगदान दें और रोजगार पैदा करें। तो मतलब सबक ये है कि सिस्टम को कोसने से बेहतर है कि उसे समझने की कोशिश की जाए। हाँ। बिल्कुल। वित्तीय ज्ञान आपको नियमों के दायरे में रहकर ही अपने पैसे को ज्यादा कुशलता से मैनेज करने में मदद कर सकता है। हाँ, और ये सिर्फ टैक्स तक ही सीमित नहीं है। कॉर्पोरेशन बनाने से आपको कानूनी सुरक्षा भी मिलती है। आपकी जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो कंपनी के कर्जों से सुरक्षित रहती है। ये दिखाता है कि वित्तीय दुनिया में स्ट्रक्चर कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। बिल्कुल। अब आते हैं 8वें सबक पर। ये कहता है अमीर पैसे का आविष्कार करते हैं, द रिच इन्वेंट मनी। ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है कि पैसा कैसे आविष्कार किया जा सकता है। कियोसाकी का मतलब यहाँ ये है कि अमीर लोग सिर्फ जो मौजूदा नौकरियां हैं या निवेश के अवसर हैं उन्हीं पर निर्भर नहीं रहते। वे अपने दिमाग का इस्तेमाल करके नए अवसर बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। हाँ। जहां दूसरे लोगों को कोई समस्या दिखती है या जोखिम नजर आता है, वे वहां कोई समाधान या संभावना तलाशते हैं। वो बाजार में किसी जरूरत को पहचानते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए कोई उत्पाद या सेवा या कोई सौदा, कोई डील तैयार करते हैं जिससे वैल्यू पैदा होती है और अंत में पैसा भी। ये एक सक्रियता और रचनात्मकता वाली मानसिकता है, प्रोएक्टिव और क्रिएटिव। इसमें सिर्फ पैसा निवेश करना शामिल नहीं है, बल्कि अपना समय, अपने विचार, अपना कौशल, ये सब निवेश करना भी शामिल है। और ये अक्सर एक गणना किए हुए जोखिम, मतलब कैलकुलेटेड रिस्क लेने से जुड़ा होता है। अच्छा। वो जानते हैं कि हर सौदा सफल नहीं होगा, लेकिन वो असफलताओं से सीखते हैं, उन्हें आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करते हैं। ये मानसिकता उस पारंपरिक सुरक्षित खेलों वाली सोच से बहुत अलग है, जहां असफलताओं को अक्सर एक बहुत ही नेगेटिव चीज के रूप में देखा जाता है। और असफलता से सीखने की बात हमें छठे और अंतिम सबक पर ले आती है। सीखने के लिए काम करो, पैसे के लिए नहीं। वर्क टू लर्न
डोंट वर्क फॉर मनी, ये भी पहली नजर में थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। हाँ, लगता तो है। इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, बिल्कुल है, बल्कि खासकर जब आप अपने करियर की शुरुआत कर रहे हो या जब आप कोई नया क्षेत्र आजमा रहे हो, तो ऐसी नौकरियों या भूमिकाओं को चुनना ज्यादा फायदेमंद हो सकता है जहां आपको महत्वपूर्ण कौशल सीखने को मिले, भले ही वहां वेतन थोड़ा कम क्यों ना हो। सही बात है। ये कौशल जैसे कि बिक्री का हुनर, मार्केटिंग, बातचीत करना, नेतृत्व क्षमता, वित्तीय प्रबंधन, ये सब भविष्य में आपके अपने व्यवसाय या निवेश के लिए अमूल्य साबित हो सकते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म सोच का प्रतीक है। मतलब तत्काल संतुष्टि, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के बजाय भविष्य के लाभ के लिए निवेश करना, ये एक तरह से खुद में निवेश करने जैसा है। आज जो आप कौशल सीखेंगे वो कल संपत्ति बनाने के नए दरवाजे खोल सकते हैं। कियोसाकी खुद कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर ऐसी नौकरियां की जिनसे उन्हें अलग अलग स्किल सीखने को मिले। जैसे उन्होंने जेरोक्स में सेल्स सीखी ताकि बेचने के डर पर काबू पा सके। हाँ, मैंने पढ़ा था। और ये बाद में उनके अपने व्यवसाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। तो अगर हम इन सभी सबकों को एक साथ रखकर देखें तो रिच डैड पुअर डैड का जो मूल संदेश है वो क्या निकलता है? ये सिर्फ अमीर बनने के कुछ नुस्खे नहीं है ना? नहीं, ये तो पैसे को लेकर अपनी पूरी सोच और अपने व्यवहार को बदलने का एक तरह से आह्वान है। सही कहा आपने। ये वित्तीय साक्षरता हासिल करने के बारे में है। एसेट और लायबिलिटी के बीच का जो बारीक फर्क है उसे समझने के बारे में है। पैसिव इनकम बनाने पर ध्यान केंद्रित करने, टैक्स और कॉर्पोरेट संरचनाओं को समझने, अवसर बनाने की मानसिकता विकसित करने और सबसे महत्वपूर्ण लगातार सीखते रहने के बारे में है। ये सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये वित्तीय नियंत्रण, फाइनेंशियल कंट्रोल और स्वतंत्रता, फ्रीडम हासिल करने के बारे में है, जो आपको अपनी शर्तों पर जीवन जीने की आजादी देती है। और अंत में, जैसा हमने शुरू में भी कहा था और जैसा ये सारांश भी बार बार हमें याद दिलाता है, असली बदलाव शायद बैंक खाते से पहले दिमाग में लाना होता है। सोच बदलेगी तो शायद आर्थिक दिशा भी बदलेगी। बिल्कुल। और यहाँ एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। अगर कोई इन 6 सबकों में से सिर्फ एक को चुन ले, मान लीजिए ये तय करे कि हर महीने अपनी आय का एक निश्चित हिस्सा सिर्फ एसेट खरीदने में लगाना है, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, और इस अनुशासन को अगले 5 साल तक लगातार निभाया जाए, तो उसकी आर्थिक स्थिति कहाँ पहुंच सकती है। हाँ, सोचने वाली बात है। शायद यही छोटा सा कदम अगर लगातार उठाया जाए तो बड़े बदलाव ला सकता है। ये सोचने वाली बात है कि आज के संदर्भ में किसी के लिए इनमें से कौन सा सबक सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगता है और उस पर पहला कदम क्या उठाया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी किताबों की समरी जो आपकी सोच और जिंदगी दोनों बदल सकते हैं।